नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम थर्मोडायनामिक्स की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो बिल्कुल किसी जादू जैसी लगती है। सोचकर देखिए, क्या बिल्डिंग्स और बड़े स्ट्रक्चर्स को ठंडा रखने के लिए हम गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या उबलती हुई गर्मी से करकराती ठंड पैदा की जा सकती है? ये सवाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब, क्या किसी फैक्ट्री से निकलने वाली बेकार गर्मी, जिसे हम वेस्ट हीट कहते हैं, किसी पूरी बिल्डिंग को एयर कंडीशन कर सकती है? जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, पर इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस पूरी चर्चा को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले स्टैंडर्ड कंप्रेशन साइकिल, फिर अब्जॉर्प्शन पैराडॉक्स, उसके बाद कूलिंग की केमिस्ट्री, अब्जॉर्प्शन के 4 मुख्य कदम, उसकी एफिशिएंसी और रनिंग कॉस्ट्स, और आखिर में एक रियल वर्ल्ड वैम स्पेसिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है द स्टैंडर्ड कंप्रेशन साइकिल। हीट ड्रिवन अब्जॉर्प्शन के इस नए कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए सबसे पहले उस आम मैकेनिकल कंप्रेशन टेक्निक को समझना जरूरी है जो हमारे घरेलू एसीज में लगती है। ये हमारी बेसलाइन होगी। यहाँ इन लाल और हरे रंग के लूप्स को ध्यान से देखिए। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल यानी VCRC का एक बेसिक डायग्राम है। इसमें एक कंप्रेसर है, एक कंडेंसर मोटर है और एक इवेपोरेटर है। कूलिंग का ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिजली बहुत ज़्यादा खाता है, क्योंकि इस बड़े से कंप्रेसर को घुमाने के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होती है। अब ये कंप्रेशन सिस्टम मुख्य रूप से 4 कदमों में काम करता है। पहला है कंप्रेशन, जहां एक लो प्रेशर गैस को दबाकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस बना दिया जाता है। दूसरा है कॉन्डेंसेशन, जहां ये गैस गर्मी छोड़ती है और लिक्विड बन जाती है। तीसरा है एक्सपेंशन, जहां एक वाल्व के जरिए दबाव अचानक कम होता है, जिससे ये लिक्विड एकदम से ठंडा हो जाता है। और आखिरी में चौथा कदम इवेपोरेशन, जहां ये ठंडा मिक्सचर आसपास की गर्मी सोखकर स्पेस को चिल कर देता है और वापस गैस बन जाता है। इन 2 अलग-अलग एंगल्स से देखिए कि एक स्टैंडर्ड VCS चिलर यूनिट आखिर कितनी विशाल और कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ ऑयल सेपरेटर्स हैं, एक इंटरफेस सिस्टम है और सबसे मेन चीज, एक बहुत ही भारी और बड़ा कंप्रेसर है। इस पूरे सिस्टम को चलाते रहने के लिए इतने सारे मूविंग पार्ट्स को एक बहुत बड़े पावर ग्रिड की लगातार जरूरत पड़ती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, दूसरा सेक्शन, द अब्जॉर्प्शन साइकिल पैराडॉक्स। सोचिए, क्या हो अगर इस बिजली खाने वाले विशाल कंप्रेसर को हम पूरी तरह से सिस्टम से ही बाहर निकाल दें और उसकी जगह एक गर्मी से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल करें। यहीं से शुरू होता है हीट ड्रिवन कूलिंग का असली खेल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सेटअप से कंप्रेसर पूरी तरह से गायब है, एकदम गायब। उसकी जगह ले ली है एक एब्जॉर्बर और एक जनरेटर ने। इसे कहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी VARS। इस नए सिस्टम में मैकेनिकल कंप्रेशन नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का जादू काम करता है। और ये जादू होता है लिथियम ब्रोमाइड या LiBr नाम के एक खास सॉल्यूशन के जरिए। आगे बढ़ने से पहले जरा इस अंक पर ध्यान दीजिए, 1265 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये लिथियम ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट है। ये छोटी सी जानकारी अपने आप में बताती है कि इस सिस्टम के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हैं। ये किसी भी आम कूलिंग गैस जैसा बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इन जादुई रसायनों में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, यहाँ 2 मुख्य चीजें हैं। पहला लिथियम ब्रोमाइड और दूसरा डीमिनरलाइज्ड पानी। अब हैरानी की बात सुनिए, इस पूरे सिस्टम में जो एक्चुअल रेफ्रिजरेंट है वो पानी ही है, और लिथियम ब्रोमाइड का इकलौता काम है उस पानी की भाप को तेजी से सोखना। दरअसल कम तापमान पर लिथियम ब्रोमाइड हवा से नमी को इतनी तेजी से खींचता है कि ये एक बेहद शक्तिशाली एब्जॉर्बेंट बन जाता है। आइए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। तीसरा सेक्शन, 4 स्टेप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस पूरे प्रोसेस की मैकेनिक्स को हम 4 आसान हिस्सों में तोड़कर एक विजुअल फ्लिप बुक की तरह समझेंगे। तो पहला कदम एवेपोरेशन और फ्लैश कूलिंग। इस खाली वेसल के अंदर एक हाई वैक्यूम यानी लगभग शून्य दबाव बनाया जाता है।
इस हाई वैक्यूम की वजह से अंदर मौजूद पानी बहुत ही कम तापमान पर अचानक उबलने लगता है और खुद को फ्लैश कूल कर लेता है। फिर ये उबलता हुआ ठंडा पानी उन हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स के ऊपर गिरता है जिनके अंदर असली चिल्ड वाटर सप्लाई घूम रही होती है और उन्हें बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा कर देता है। अब आता है दूसरा कदम, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ उस गाढ़े लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को ऊपर से स्प्रे किया जाता है। जैसा कि हमने पहले समझा, लिथियम ब्रोमाइड को नमी की बहुत ज्यादा प्यास होती है, तो ये वेसल में उड़ रही पानी की भाप को तुरंत सोख लेता है और इस तेजी से सोखने की वजह से ही उस वेसल के अंदर वो जादुई वैक्यूम बरकरार रहता है, जिससे पानी लगातार ठंडा होता रहता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। पानी सोखने के बाद ये लिथियम ब्रोमाइड थोड़ा पतला पड़ जाता है, डाइल्यूट हो जाता है और उसकी सोखने की ताकत कम होने लगती है। इसलिए तीसरे कदम में इस पतले सॉल्यूशन को एक जनरेटर की तरफ पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक हीट सोर्स की। किसी फैक्ट्री के एग्जॉस्ट या बॉयलर से निकलने वाली उसी बेकार गर्मी का इस्तेमाल करके इस पतले सॉल्यूशन को उबाला जाता है, जिससे पानी वापस भाप बनकर इसमें से अलग हो जाता है। और अब आखिरी कदम, कंडेंसेशन और रिटर्न। जनरेटर से निकली हुई उस पानी की भाप को एक कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां उसे ठंडा करके वापस प्योर लिक्विड पानी में बदल दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ जनरेटर में उबलने के बाद लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन वापस से गाढ़ा और ताकतवर हो चुका है, जिसे वापस एब्जॉर्बर में स्प्रे कर दिया जाता है। और बस ये साइकिल बिना रुके लगातार ऐसे ही घूमता रहता है। इन 4 कदमों से हमारी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो पूरी हो गई। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, एफिशिएंसी और रनिंग कॉस्ट्स। आखिर दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज में ये VAM टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से क्यों लगाई जा रही है? इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी कॉस्ट सेविंग में छिपा है। ये कंपैरिजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पुराने सिस्टम से कितना आगे है। एक तरफ ट्रेडिशनल मैकेनिकल कंप्रेशन लगातार ग्रिड से पावर खींचता रहता है, जबकि दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम में वैक्यूम बनाने के लिए कोई भारी कंप्रेसर नहीं लगता, सिर्फ केमिकल एब्जॉर्बेंस और बेहद लो पावर वाले छोटे पंप्स लगते हैं। ये सिस्टम बॉयलर्स या इंडस्ट्रियल इंजन से निकलने वाली वेस्ट हीट पर जिंदा रहता है, जिससे इसका रनिंग कॉस्ट प्रैक्टिकली न के बराबर हो जाता है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ थर्मैक्स के 100 TR यानी 100 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पैकेज की डिटेल्स हैं। जरा ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी कूलिंग कैपेसिटी को चलाने के लिए इस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 4.4 किलोवाट्स इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ रही है। ट्रेडिशनल चिलर्स के सामने ये नंबर कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस छोटी सी इलेक्ट्रिकल पावर और बेकार पड़ी इंडस्ट्रियल हीट को यूज करके ये सिस्टम 12 डिग्री से आने वाले पानी को सीधा 60 डिग्री सेल्सियस पर चिल करके निकाल देता है। अब जरा इस मास्टर स्कीमेटिक पर एक आखिरी नजर डालिए। ये डबल इफेक्ट स्टीम फायर्ड साइकिल का नक्शा है। पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर लग सकता है, लेकिन अब हम इसका हर एक स्टेप जानते हैं। इसमें इवेपोरेटर, अब्जॉर्बर, कंडेंसर और जनरेटर्स सभी एक साथ एक ही सीमलेस लूप में काम कर रहे हैं। हर एक पाइप एक बेहद एफिशिएंट नेटवर्क बनाता है, जो वेस्ट हीट की एक एक बूंद को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। तो इस इंजीनियरिंग मार्वल को समझने के बाद एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए। क्या हो अगर हर छोटी बड़ी फैक्ट्री, पावर प्लांट या डेटा सेंटर से निकलने वाली बेकार गर्मी को इकट्ठा करके आसपास के पूरे शहर को एयर कंडीशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर वेपर एब्जॉर्प्शन की इस टेक्नोलॉजी को हमारी अर्बन प्लानिंग का हिस्सा बना दिया जाए, तो सोचिए हम कितनी विशाल मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचा सकते हैं। इसी रोचक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ज्ञान भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।